अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम F1 का सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं। आपका जो ये सिलेबस होगा ये हम इंशाल्लाह ACCA स्टडी हब के अकॉर्डिंगली करेंगे। मतलब कि आपके ACCA स्टडी हब में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जो आपको नीचे भी इधर 6 लिखे हुए हैं और 2 नीचे करके हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम ये स्टडी हब के मुताबिक करेंगे ताकि आपकी जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम तैयारी हो सके उतनी हो जाए। बाकी F1 के जितने भी चैप्टर्स हैं हम पहले उनका इंट्रो करते हैं और फिर इसका पेपर पैटर्न देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपने पढ़ना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल F1 में आपके 8 चैप्टर्स हैं आपकी स्टडी हब के मुताबिक, जो आपका जो गवर्निंग बॉडी ACCA है उसने दिया हुआ है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन, इस चैप्टर में आपको बिजनेस और उसकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका इंट्रोडक्टरी सा एक चैप्टर है ये। अब बिजनेस का तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस की लेन देन होती है ना, कैश की जो लेन देन होती है उससे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस को डिटेल में हम इंशाल्लाह चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी से फिर इंट्रोडक्शन में आपको देना हर चैप्टर का। अब सेकेंडली अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डबल एंट्री सेकेंड चैप्टर है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और डबल एंट्री क्या होती है? ये फाइनेंस के मतलब कि फाइनेंशियल के आगे जो जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं सारे, उसकी जो बेस है वो सारी अकाउंटिंग इक्वेशन और डबल एंट्री पे है। मतलब कि ये आपने बड़ी पक्की करनी है ताकि आगे आपकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्योंकि वो सारे इसी पे लाए करते हैं। थर्ड हमारा चैप्टर है क्रेडिट सेल्स। सेल्स का तो आपको पता है कि आप कोई चीज़ बेचते हैं। क्रेडिट का ये मीनिंग है कि आप कोई भी चीज़ ऐसे बेचते हैं कि आप अगले बंदे से ये डिमांड करते हैं कि आप पैसे अभी ना दें, आप पैसे कुछ दिनों बाद दे दें। मतलब कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीनों बाद। मतलब कि कैश सेल्स ये होती हैं कि आप जैसे ही सेल करते हैं 7 पैसे ले लेते हैं। बट क्रेडिट सेल्स में आप 7 पैसे नहीं लेते, बल्कि आप उनको थोड़ा सा पीरियड दे देते हैं, जिसको हम क्रेडिट पीरियड कहते हैं। ये हम आगे चैप्टर में डिटेल डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो आगे और चीज़ें हैं वो है ट्रेड डिस्काउंट और हमारे पास सेल्स टैक्स, जो डिस्काउंट हमें मिलता है और जो हमारा टैक्स सेल्स पे चार्ज होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्रेडिट परचेजेस। जैसे सेल्स की वैसे ही हम जब परचेजेस करते हैं बिज़नेस, अब क्योंकि हज़ारों मतलब कि बिज़नेस इतना बड़ा होता है और उसमें इतनी ज़्यादा परचेजेस होती हैं, तो अब ये नहीं हो सकता कि वो हर चीज़ के पैसे उसी वक्त दे, क्योंकि जो आपका कैश सप्लाई होता है वो लिमिटेड होता है, इन्वेस्टेड होता है, इधर उधर होता है, वो आप आगे बढ़ेंगे। तो बिजनेस को बहुत सी चीज़ें परचेज़ करता है और उनकी पेमेंट बाद में करता है, तो ऐसी परचेजेस को क्रेडिट परचेज़ कहते हैं। इसमें आप जो फर्दर एक चीज़ पढ़ेंगे वो होगा परचेज साइकिल। परचेज साइकिल ये होता है कि आपने जब कोई चीज़ कोई गुड्स खरीदने हैं अपनी इन्वेंट्री को फिल करने के लिए, तो वो किन किन प्रोसेस से गुजर के वो चीज़ गुजरती है, मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं और वो प्रोसेस क्या है, वो परचेज साइकिल है। वो हम डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 5 चैप्टर है कैश एंड बैंक। हमारा जो बिजनेस होता है वो मेजर होता ही सारा कैश पे चल रहा होता है, और आजकल क्योंकि मॉडर्न एरा है तो आपका जो मेजरली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मतलब कि जो लेन देन होता है वो बैंक के ज़रिए होता है। मतलब कि अगर आप खुद भी किसी जगह कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो मोस्टली आजकल कार्ड से पेमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। तो इसलिए जो कैश और बैंक होता है वो भी बिज़नेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और बैंक की जो पेमेंट के मेथड्स हैं, जैसे ये क्रेडिट कार्ड्स का हो गया या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र्स, इन सारों को भी डिस्कस करेंगे। जो 6 चैप्टर है वो आपके लिए थोड़ा नई टर्म होगी, पैटी कैश। पैटी कैश आप कहते हैं, पैटी का मतलब होता है स्मॉल, मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे अखराजात जो छोटे छोटे होते हैं। तो आपके बिजनेस में भी ऐसे छोटे छोटे अखराजात होते हैं जिनके लिए आप एक अलग कैश का ड्रॉर रखते हैं, जिसको पैटी कैश कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मीटिंग रखी, उसमें आपने चाय का इंतज़ाम किया, सब किया। अब उसकी जो चाय का जितना भी फेयर जितना भी खर्चा आएगा वो सारा पैटी कैश से पे किया जाएगा। सिमिलरली आप आपका जो एम्प्लॉई है वो किसी जगह गया तो उसने बिज़नेस के काम से, तो उसने जो टैक्सी फेयर दिया वो सारा आपकी तरफ से पे करेंगे पैटी कैश, क्योंकि स्मॉल एक्सपेंसेस हैं। हमारे जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो हमारे पास है पे रोल एंड ट्रायल बैलेंस। हमारे पास जो पे रोल है उसमें आप डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज़ की पे के बारे में। मतलब कि जो आपका पे रोल डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, जो आपकी एम्प्लॉय की पे और उनमें जो कंट्रीब्यूशंस होती है, पेंशन की कंट्रीब्यूशन या उसमें से जो डिडक्शंस होती है, मतलब कि आपकी जो टैक्स की डिडक्शन या इधर उधर की जो डिडक्शंस होती है, ये सारे जो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ये आप किस चैप्टर में डिस्कस करेंगे? इंशाल्लाह पे रोल में डिस्कस करेंगे। फिर आपका 8 चैप्टर आता है ट्रायल बैलेंस। ये आपके लिए एक थोड़ी नई टर्म होगी ट्रायल बैलेंस। इसको बस इतना समझ लें कि जब आप इक्विटी के इक्वेशन या डबल एंट्री से अपनी ट्रांजेक्शन्स को, मतलब कि लेन देन के जितने भी कैश आया होता है या गया होता है, उसको जब आप बराबर करते हैं
तो आप उसको एक बैलेंस पे रख डालते हैं ताकि आप देख सकें कि दोनों तरफ अनइक्वालिटी तो नहीं है। ट्रायल बैलेंस का टोटल बैलेंस इक्वल होता है, ये हम आगे सीखेंगे। अभी आपको थोड़ा टफ टफ लग रहा होगा बट ये बहुत ईजी है, इंशाल्लाह अब आप आगे सीखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस हमारा लास्ट चैप्टर होगा। हम डिस्कस करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। आपके पेपर में 50 MCQs होंगे, ईच ऑफ 2 मार्क्स, मतलब कि 2-2 नंबर के आपके सारे MCQs होंगे। और थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं या आपके सॉल्यूशन वाले, मतलब कि थोड़े से आप आगे पढ़ेंगे तो मैथमेटिकल टाइप भी हो सकते हैं। तो उस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। अब उसमें आपने, ये आपके एमसीक्यूज़ होंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपसे वो एक पूछेगा कि एक करेक्ट वन बताओ या 2 करेक्ट वन बताओ। ये उसकी मर्ज़ी होती है, मोस्टली एक होता है, कभी कभी 2 होते हैं। सारे 2 नंबर के होंगे। आपके 8 के 8 चैप्टर में से आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो कोई कुछ भी नहीं बता सकता कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, किधर से आएगा किधर से नहीं आएगा। इसलिए आपने सारे चैप्टर कवर करने हैं, किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना। ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपका अकाउंटिंग के डबल एंट्री हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, कैश एट बैक, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, ये सारे थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बट आता आपका सारे से है, अगर आपने अच्छे मार्क्स ले दें इंशाल्लाह। नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास है कि स्टडी मटेरियल, आपने इसको पढ़ना कैसे है। आप लेक्चर्स लें, मेरे से लें या किसी से लेक्चर्स लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। असल में फाइनेंस है क्या, क्योंकि आप प्री मेडिकल का बैकग्राउंड है या प्री इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आप लेक्चर्स लें ताकि आपकी जो बेस है वो सही से बने, आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। उसके बाद आपने जो रीडिंग करनी है, अगर आपके पास ACCA का पोर्टल है, मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आपको उन्होंने एक्सेस दे दी है, तो आप स्टडी हब से करें। ACSC का अपना स्टडी यहाँ पे और वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पेपर तक आपके पास एक्सेस नहीं होती तो आपने परेशान नहीं होना, आप कैप्लन के स्टडी टेक्स्ट से पढ़ें, वो भी अच्छी लिखी हुई है। कैप्लन के स्टडी टेक्स्ट से आप जब लेक्चर्स ले आके रीडिंग करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है, मतलब कि MCQs की प्रैक्टिस करनी है जो आपके आएंगे एक्चुअल में, वो आप कैप्लन की किट होगी, या अगर आपके पास स्टडी हब है तो आप ACCA की जो प्रैक्टिस सारा पोर्शन है उसमें जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रायोरिटी हमेशा ACCA की स्टडी हब और प्रैक्टिस को दें। बट अगर वो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैप्लन के स्टडी टेक्स्ट और किट को भी साथ साथ करें। याद रखें, किट या प्रैक्टिस, किट आपने सारी कर दी है तकरीबन, कोशिश करें, लेकिन टेक्स्ट जो आपका होगा या वो स्टडी हब से पढ़े या कैप्लन से पढ़े, क्योंकि दो दो जगह जाने का फ़ायदा नहीं है, एक ही जगह पढ़े, सही से पढ़े। मतलब कि अगर आप कैप्लन से पढ़ रहे हैं तो कैप्लन से ही पढ़े, अगर आप स्टडी हब से पढ़े हैं तो स्टडी हब से पढ़े। अगर बहुत आपके पास टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आप सिर्फ कैप्लन से कंसल्ट कर ले, अगर कैप्लन नहीं पढ़ रहे या अगर स्टडी हब नहीं पढ़े तो उससे कंसल्ट कर ले, पर प्रायोरिटी स्टडी हब को दे। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है और आपको प्रैक्टिस करने का और दिल चाह रहा है तो आप BPP किट से करें। मतलब कि आपकी जो एक और BPP किट है ऑल्सो वो आउटडेटेड है, थोड़ी पुरानी है, पर उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह आप इंशाल्लाह FA1 की तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब इंशाल्लाह हम इसके लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे।